नमस्कार, मैं पल्लवी छिलावड़ा, आपकी वास्तु फेंगशुई कंसल्टेंट। वास्तु फेंगशुई के एक नए लाइव एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है क्वेश्चन आंसर का। आप वास्तु के बारे में कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछना चाहते हो, आप नया घर लेने का प्लानिंग कर रहे हो, आपकी अपनी लाइफ में आपने वास्तु से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस किए हो और कोई भी तरह की चीज़ें जो भी आप हमारे साथ इस प्रोग्राम के माध्यम से शेयर करना चाहते हो, तो हमारे प्रमोशन में ये बताया गया था कि आप हमारी वेबसाइट पे इंक्वायरी फॉर्म जो है वो इंक्वायरी फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जैसे मैंने पहले कहा था कि वो फॉर्म जो है वो डायरेक्ट मेरे पास आता है, जो क्वेरी है वो डायरेक्टली मेरे पास आती है। तो कुछ लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर उसमें पूछे हैं, हमने कुछ शॉर्ट लिस्ट किए हैं। सबसे पहले तो मैं अपोलोजाइज करना चाहूँगी कि हम सारे के इतने सारे क्वेश्चंस को इस छोटे से प्रोग्राम में शामिल नहीं कर सकते, बट अभी से लेकर कुछ टाइम तक हम लगातार एक वीक के अंदर 2 बार क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं और यही पूरी कोशिश रहेगी कि आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से आपके सवालों के आपको जवाब दिए जाए। तो जो पहले क्वेश्चन आया था उसमें कुछ लोगों ने पूछा है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर समांतर स्तर पे थे, तो उन्होंने कुछ लोगों ने पूछा है कि जब कब हम वास्तु के हिसाब से घर लेते हैं तो घर की डायरेक्शन को कैसे देखा जाना चाहिए। काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि हम जब घर में प्रवेश करते हैं तो सामने जो दिशा दिखती है उसके हिसाब से घर लेना चाहिए, या फिर डायरेक्शन देखने के कंसल्टेंट के तौर पे क्या उसकी मेथड होती है। और ये सवाल शायद 2-3 लोगों ने इस बार पूछा है। फिलहाल हम सबको मालूम है कि अभी काफ़ी सारे लोग ये सीज़न के अंदर स्कूल दोबारा समर के बाद, वेकेशन के बाद शुरू होने से पहले अपना घर बदलते हैं। तो ये जो टाइम होता है वो रियल्टर के लिए भी सीज़न और बिजनेस का टाइम होता है। यहाँ पे बात ज़रूर होती है कि आप वास्तु के हिसाब से अपना घर कैसे चूज़ करोगे। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जब इंडिया के साथ आप काम करते हो, काफ़ी सारे लोग, इंडिया के वास्तु कंसल्टेंट भी लोगों को ये कहते हैं कि आप घर में प्रवेश करते हो और सामने जो दिखती है वो दिशा का घर होना चाहिए। वास्तु में कहते हैं कि वो दिशा का घर होना चाहिए जो चीज़ क्लाइंट को सूट करती है, और जो घर का फेस होता है वो डायरेक्शन को वास्तुशास्त्र मान्यता देता है। घर का फेस फ्रंट में होता है, जब आप घर में दाखिल होते हो, और जब आप पीछे सामने देखते हो वो घर का बैक होता है। फेसिंग का मतलब होता है जैसे आपका जो अपने शरीर की, इंसान के शरीर की रचना है, फेस आदमी की पहचान, आइडेंटिटी होती है, वो हमेशा फ्रंट में आता है। वास्तु के हिसाब से घर सिलेक्शन से पहले जब कभी किसी भी घर को आप लेना चाहते हो, उसमें आप दाखिल होके घर के बाहर जो आपका मेन डोर जिस दिशा को फेस करता है वहाँ पे आप देखते हो तो वो दिशा का फेसिंग फ्रंट माना जाता है। अगर आपका साउथ फेसिंग लॉट है, आप घर में दाखिल होके बाहर अपना चेहरा साउथ की ओर देखते हो तो उसी को साउथ फेसिंग लॉट माना जाएगा। लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस में काफ़ी ऐसे लोग, सैन फ्रांसिस्को का ही मेरा एक्सपीरियंस है, जिन्होंने घर लिया था, वो घर में दाखिल हो गए और उनका घर जो है वो बैकयार्ड को फेस करते थे, तो उनको लगा कि मेरा घर नॉर्थ फेसिंग है और वहाँ पे गलत सिलेक्शन हो गया। काफ़ी टाइम तक उस घर में रहे, उनको लगातार नुकसान हो रहा था। फिर वास्तु है वो डायरेक्शन जो उनके लिए थी वो सूटेबल नहीं थी, और वो खुद भी ये कहते थे कि साउथ का घर अच्छा नहीं है, मेरे लिए अच्छा नहीं, और खुद ही गलती से उन्होंने साउथ फेसिंग घर को चूज़ किया। अब यहाँ पे एक दूसरी बात समझने लायक आपके लिए ये है कि कई बार ऐसा होता है अमेरिका में कि जो कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर है उसमें साइड में गैराज डोर होता है, साइड में मेन डोर होता है, यानी कि लॉट का फेसिंग डिफरेंट होता है लेकिन लॉट के एक्सेस साइड में होते हैं। तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस यहाँ पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ये, ऐसे भी आते हैं कि अगर मेरे घर का दरवाज़ा मेन डोर फ्रंट में पड़ता है, मान लेते हैं कि वो नॉर्थ है लेकिन उनका गैराज डोर साइड में पड़ता है जो कि शायद ईस्ट है, तो मुझे नॉर्थ का इफेक्ट आएगा कि ईस्ट का इफेक्ट आएगा? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो घर का फेसिंग होता है वो लॉर्ड के फेसिंग के साथ सिंबॉलिक होता है। घर के ऑनर को सबसे पहले अच्छे बुरे प्रभाव लॉर्ड की डायरेक्शन से मिलते हैं। तो जो फ्रंट फेसिंग अगर आपका नॉर्थ है तो ये देखा जाएगा कि जो क्लाइंट्स के लिए घर लिया जा रहा है उनके लिए नॉर्थ सूटेबल है कि नहीं। लेकिन उनकी एंट्रेंस डोर यानी कि गराज डोर, मेन डोर, या कई बार गराज के अंदर एक छोटा सा दरवाज़ा होता है जिससे लोग आना जाना रखते हैं, तो वो अगर ईस्ट है तो उनके ऊपर ईस्ट का भी इफेक्ट आएगा। तो अगर आपका फेसिंग फ्रंट और आपका एंट्रेंस एक्सेस तो अलग अलग डायरेक्शन के साथ बिलोंग करता है तो आपके ऊपर उस दोनों के प्रभाव आएंगे। लेकिन प्रॉपर्टी सिलेक्शन में जो ज़्यादा प्रभाव है वो आपके लॉट का एक्सेस जहाँ से हो, जहाँ से आप लॉट में प्रवेश करते हो, उसके ऊपर से होगा। तो ये देखा जाएगा कि जो लॉट का सिलेक्शन है वो आपके लिए सूटेबल है कि नहीं, और फिर उसका जो एक्सेस है जहाँ से आप आते जाते हो, दोनों को वास्तु कंसल्टेंट को इक्वली देखना पड़ेगा।
तीसरा घर सिलेक्शन में अमेरिका में आजकल एक नया कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर है जिसको हम बंगलोज कहते हैं, जिसमें फ्रंट में एंट्रेंस है, बैक में आपका गराज डोर है। इस केस में जब कभी आप घर सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे लॉट का फेसिंग मेन डोर के साथ जुड़ा है वो है, लेकिन आप घर के पीछे से गराज से आते जाते हो, जो कि वहाँ पे कई बार एक छोटी सी एली होती है। लेकिन मेन एंट्रेंस डोर बंगलोज के ऐसे हैं जो फ्रंट में हैं, जो कभी नहीं खोलते। घर का ओनर कभी जाने अनजाने में भी उधर से नहीं आता है, सिर्फ पीछे से आता जाता है। 365 दिन में अगर 360 बार गराज का डोर यूज़ होता है बैक का, और फ्रंट डोर 5 टाइम्स यूज़ होता है या 15 बार यूज़ होता है, तो उस फेसिंग लॉट का कैलकुलेशन वास्तु कंसल्टेंट आपके लिए ऐसे करते हैं कि जो बैक डोर है उसको प्रायोरिटी में कैलकुलेट करते हैं कि भैया ये मेरे क्लाइंट के लिए सूटेबल है कि नहीं, और जो फेसिंग फ्रंट है उसको 20% में कंसीडर करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फेसिंग फ्रंट का इफेक्ट होता है। अगर आपका बंगलोज साउथ फेसिंग हो और पीछे गराज डोर नॉर्थ का हो, आप सबसे ज़्यादा नॉर्थ में आते जाते हो, तो नॉर्थ पे इफेक्ट होगा, और जो फ्रंट डोर है उसके ऊपर उसका जो इफेक्ट है वो आपके लिए कम होगा। लेकिन लॉट का वही फेसिंग है, तो लॉट का फेसिंग होने की वजह से उसका कैलकुलेशन आपके वास्तु कंसल्टेंट को आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके परिवार का जो भी फैमिली मेम्बर्स के ईच मेंबर्स के जो भी कॉम्बिनेशन है उसके साथ उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। वास्तु में ऐसी कोई सिंपल फॉर्मूला नहीं है कि आप एक ही फॉर्मूला से सारे घर को फिक्स कर सकते हो। ईच एंड एवरी साइड जितने क्वेश्चंस होते हैं, ईच एंड एवरी साइड परिवार के लोगों की डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, लॉट के शेप के अनुसार, डायरेक्शन और फेसिंग के अनुसार उसके अलग अलग जवाब होते हैं। अगर किसी प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपको लगातार नुकसान होता है, लगातार हेल्थ इश्यू होते हैं, आप एक घर में दाखिल होने के बाद रेंटल से खुद का घर ले नहीं पाते हो, या खुद के घर में स्टक हो गए हो और रोज़ सोचते हो कि मैं घर बदलूंगा, और उसके बाद भी आप घर बदल नहीं सकते हो, ये तमाम सिचुएशन में लॉर्ड के गुण दोष, लॉर्ड के फायदे नुकसान, लॉर्ड के प्लस एंड माइनस आदमी के जीवन पे इफेक्ट करते हैं। जब तक आप किसी घर को नहीं खरीदते हो तब तक आपके सारे ड्रीम डिज़ायर आपकी मान्यता चलती है, लेकिन जब कभी आप लॉट में एंटर हो जाते हो तब सिर्फ लॉट की मर्जी चलती है कि इस घर से आप दूसरे घर में जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो, इस घर से आप दूसरा बड़ा घर बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। तो वास्तु कंसल्टेशन में जब कभी आप अपने घर में किसी प्रोडक्ट्स रेमेडी को अप्लाई करते हो या कोई भी सुनी सुनाई टिप्स को अप्लाई करते हो, तो वहाँ पे भी देखा जाता है कि स्ट्रक्चर कैसा है। बंगलोस है जिसमें फ्रंट और बैक में एंट्रेंस है, वहाँ पे एनर्जी स्टेबलाइज नहीं होती है, वहाँ पे एनर्जी आती है और चली जाती है, वहाँ पे लोगों के जीवन में चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, और वहाँ पे प्रॉब्लम्स जो होते हैं 1 या 1.5 साल के बाद शुरू हो जाते हैं। तो बंगलोस की जिस तरह के स्ट्रक्चर की रचना हो उसके हिसाब से वास्तु कंसल्टेंट वहाँ पे रहने वाले लोगों को अलग अलग तरह की रेमेडी सजेस्ट करते हैं कि भैया आप मेटल के एलिमेंट की चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा ना करो, आप नेचुरल प्लांट को घर में ज़्यादा ना रखो। सिंगल फैमिली होम, अपार्टमेंट बिल्डिंग, टाउन होम, बंगलोज, मैंशन, अलग अलग तरह के कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अनुसार उसमें होने वाले कलर रेमेडी से लेकर इंटीरियर डेकोरेशन से लेकर पिक्चर, पोस्टर, पेंटिंग, रग, कारपेट, कर्टन, जो भी आप साज सजावट करते हो उसमें कुछ छोटी छोटी टिप्स को दिया जाता है कि आप टाउन होम में हो, आपकी इंडिविजुअल वॉल नहीं है, आपकी वॉल के ऊपर डायरेक्टली एयर सर्कुलेशन, सनलाइट नहीं आती है। कॉर्नर लॉट हो तो एक वॉल पे आती है लेकिन बाकी की लॉट कवर हो जाते हैं। सिंगल फैमिली होम हो तो 5-5 फीट राइट और लेफ्ट में स्पेस मिलती है। मेंशन हो तो बहुत सारा एरिया खुला है, चारों दीवार के ऊपर सनलाइट आती है, चारों दीवार के ऊपर आपको प्रॉपर एनर्जी ऊर्जा मिलती है, उसके इफेक्ट बदल जाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर की कैटेगरी के अनुसार जो परिवार वहाँ पे रहता है हम उसका फाइनेंशियल स्टेटस डिसाइड करते हैं। हमें कोई अपार्टमेंट में मिलता है तो हमें लगता है कि अपार्टमेंट है, क्लाइंट हमें एक्सप्लेन करता है
कि बहुत एक्सपेंसिव है पल्लवी अपार्टमेंट। कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, डाउनटाउन में अपार्टमेंट बहुत महंगे होते हैं पल्लवी। हम इतने महंगे अपार्टमेंट में रहते हैं, लेकिन उसी स्टेट और सिटी में उससे भी बड़े महंगे महंगे घर भी होते हैं। लेकिन फिर भी वो अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कहते हैं कि मैं टाउन होम में रहती हूँ, लेकिन ऐसा वैसा टाउन होम नहीं है, ये बहुत महंगा टाउन होम है। जो भी तरह के कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के साथ आप जुड़ते हो, आपके स्क्वायर फीट के अनुसार एयर सर्कुलेशन, सनलाइट, डायरेक्शन के प्रभाव आपके ऊपर आते हैं और रहने वाले लोगों की लाइफ के ऊपर उसका इफेक्ट वैसे आता है। तो वास्तु ये कहता है कि जब अपार्टमेंट में आप जाते हो तो उसमें आपके अपार्टमेंट में अंदर जाने के बाद सारी दीवार ब्लॉक हो जाती है। कई बार कुछ लोगों के पास 1 या 2 बालकनी होती है, लेकिन उसके अलावा सारी इंटरनल वॉल होती है। आपके बाद दूसरे का अपार्टमेंट, आपका अपार्टमेंट का मेन डोर का जो कॉरिडोर होता है, जो हॉलवे या पैसेज होती है, वो भी आप अंदर अंदर पड़ती है, उसको भी एक्सेस नहीं होता है। तो अपार्टमेंट, टाउन होम, बंगलो, सिंगल फैमिली होम के जो इफेक्ट है वो उस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अनुसार जो बाहर की दीवारें हैं उस जिस तरह के स्ट्रक्चर के साथ जुड़ी है, जितना उसको सनलाइट और एयर सर्कुलेशन मिलता है, उसके हिसाब से उसका इफेक्ट होता है। वास्तु आपकी लाइफस्टाइल और लिविंग स्टाइल की साथ जुड़ा हुआ विषय है। जब कभी हम किसी भी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, वुड या कंक्रीट मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, हर चीज़ घर के अंदर लाइव है। किसी भी घर को आप 6 महीने, 12 महीने, 5 साल तक नहीं खोलते हो तो वहाँ पे अलग अलग तरह के सारे नेगेटिव एलिमेंट, यानी वहाँ पे आपको अलग अलग तरह के जाले दिखाई देंगे। घर गंदा हो जाता है, ट्रैश कचरा हो जाता है, पूरा खंडेर हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि लाइव वहाँ पे लोगों के रहने से एवरीडे फ्रेश एनर्जी आती है, वो लोग उसको क्लीन करते हैं, लोगों का आना जाना रहता है। तो व्यक्तियों के रहने की वजह से कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर आपका लिवेबल मतलब लाइव हो जाता है। वहाँ पे रहने वाले लोगों की वजह से वो घर लाइव रहता है। जैसे ही सब निकल जाते हैं पूरा डेड जोन हो जाता है, वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है। तो कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर में आपके रहन सहन से एनर्जी का लेवल अप्स एंड डाउन होता है। इसलिए कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर का सिलेक्शन, वो अपार्टमेंट, टाउन होम, बंगलोज, जो भी उसके नाम हो, वो आप अपने बजट से ले सकते हो, अपनी रिक्वायरमेंट से ले सकते हो। लेकिन जो कंसल्टेंट उसमें एनर्जी को इन्हांस करता है तो वो अपने आर्ट से उस एनर्जी को इक्वली बैलेंस करने में आपकी हेल्प करता है। अपार्टमेंट है तो भी वो आपको इतनी एनर्जी क्रिएट करके देगा कि आप सिंगल फैमिली होम में रहते हो। बंगलोज है तो भी वहाँ पे इतनी एनर्जी को कंट्रोल या बैलेंस करके देंगे जो चारों ओर पूरा खुला हुआ हो। और उस तरह के कंस्ट्रक्शन में जो घर में आप रहते हो सिंगल फैमिली होम में, तो वहाँ पे जो इफेक्ट होती है वैसी इफेक्ट, वैसी एनर्जी उसको बंगलोज में क्रिएट करनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर में जितने कम स्क्वायर फीट, जितना स्ट्रक्चर आपका कोजी और पूरा कवर किया हुआ हो, उतना एनर्जी लेवल ज़्यादा क्रिएट करना पड़ेगा ताकि आपके ऊपर वही इफेक्ट आए जो आप खुले इन्वायरमेंट में होते हो या फुल एनर्जाइज प्रॉपर्टी में रहते हो और आपके ऊपर इफेक्ट होता है। मैंने अमेरिका में एक समस्या देखी है। बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप से दूर होके पढ़ने के लिए काम की वजह से डाउनटाउन या दूर जाके रहते हैं और फिर उनकी शादी में समस्या हो जाती है। लोग बोलते हैं मेरी बेटी जो है वो 40 साल की हो गई, शादी नहीं करती। लोग बोलते हैं मेरे बच्चे जो हैं उनको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं लेकिन वो अपने पार्टनर को चूज़ नहीं कर पाते। घर के अंदर माता पिता सिंगल फैमिली होम में है, बच्चे अपार्टमेंट में हैं। यहाँ पे वास्तु देखना बहुत ज़रूरी है। माता पिता के घर का वास्तु जब तक बच्चे शादी नहीं करते उनके ऊपर वो इफेक्ट करता है। जब बच्चों की शादी हो जाती है उनके जो पार्टनर हैं उनके कॉम्बिनेशन और कैलकुलेशन से इफेक्ट बदलती है। लेकिन आपका अपना ब्रदर सिस्टर या आपके अपने बच्चे, चाहे आपसे दूर किसी कंट्री में रहते हो, किसी दूसरे स्ट्रक्चर में रहते हो, प्राइमरी होम का वास्तु उनके ऊपर बच्चों पर इफेक्ट करता है। बच्चे जहाँ रहते हैं वो इफेक्ट करता है और प्राइमरी होम का करता है। मेरे न्यू जर्सी में एक क्लाइंट थे, उनकी 4 बेटियाँ थी। उनकी बड़ी बेटी सिंगापुर में काम की वजह से रहती थी। सिंगापुर में जो कमरा उसने लिया था वो साउथ वेस्ट का था। बहुत सालों तक वो साउथ वेस्ट के बेडरूम को रहकर वहाँ पे लगातार कोशिश कर रही थी किसी पार्टनर को ढूंढने की, वर्कआउट नहीं हुआ। वो वापस आई, अपने घर में प्राइमरी होम में आ गई। यहाँ पे आके
उन्होंने फिर साउथ वेस्ट का कमरा चूज़ किया। मम्मी पापा को बोला मुझे यही विंडो खिड़कियाँ, मुझे यही कमरा चाहिए। पेरेंट्स ने बोला ठीक है। वो लड़की की आज के दिन तक शादी नहीं हुई। उसकी वजह यह थी कि जो पेरेंट्स ने यहाँ पे घर में जो कमरा बनाया था बेटी का, वो नॉर्थ वेस्ट का था। लेकिन जब उन्होंने सिंगापुर में जाके घर लिया तो करीबन उस घर में वो 6-7 साल से ज़्यादा रही। तो वो साउथ वेस्ट में रहती थी। तो जब भी कोई उसको मिलता था वो अपने हिसाब से जजमेंट लेती थी कि ये इस तरह का है। हर तरह के रीज़न से वो बात ख़त्म हो जाती थी और वो किसी भी व्यक्ति को चूज़ नहीं कर पाती थी। वो कंफ्यूज हो गई रिश्तों में। यूएस में आने के बाद वही समस्या बनी रही। फिर वो साउथ वेस्ट में आ गई। तो लगातार अपने जीवन काल में रेंटल प्रॉपर्टी में अकेले 6 साल रहे। अपने प्राइमरी होम के अंदर अकेले आके वो वापस 3-4 साल तक रहे। आफ्टर ऑल इतने साल साउथ वेस्ट नैऋत्य दिशा के साथ जो उनका रिश्ता जुड़ा, उसका नेगेटिव इफेक्ट ये हुआ कि उनकी डेट ऑफ बर्थ से साउथ वेस्ट उसकी कमज़ोर दिशा थी और उसी दिशा को पकड़ के वो कांस्टेंट सोते रहे। 7 से 8 घंटे की नॉर्मल आदमी की नींद होती है। तो आप गिन सकते हो कि 12 साल के अंदर एक दिन के 8 घंटे, 12 साल के अंदर इतने आवर्स उन्होंने जिस दिशा में स्पेंड किए, उसका नेगेटिव इफेक्ट ये आया कि उन्होंने वो शादी करना चाहती थी, उसकी बड़ी इच्छा थी, लेकिन शादी हुई ही नहीं या उसने की नहीं। बात सिर्फ ये थी कि अभी उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे शादी करनी ही नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि फ्रस्ट्रेशन की वजह से, नाकामयाबी की वजह से, फेलियर होने की वजह से बच्चे एक नेगेटिव डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन ऐसा उनके साथ क्यों हुआ, किस लिए हुआ, वो जब आप वास्तु करते हो तो ये देखा जाता था कि आपके बच्चे पढ़ के जब बाहर गए, माँ बाप बोलते हैं कि पहले भी वो तो मेरे साथ रहती नहीं थी, वो तो सिंगापुर रहती थी। बात तो सही है, लेकिन ये तो इम्पोर्टेंट है ना कि सिंगापुर में भी वो कैसे रहती थी। तो प्राइमरी होम और जहाँ पे आपके बच्चे रहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस, वो दोनों का कैलकुलेशन करके बच्चों के शादी ब्याह से लेकर हेल्थ से लेकर करियर इम्प्रूवमेंट तक की सजेशन वास्तु में दिए जाते हैं। मुझे जो ऑल ओवर क्वेश्चंस आए थे वो रिलेशनशिप के आए थे, बच्चों की शादी ब्याह के बारे में आए थे, कैसे घर की दिशा देखी जाती है उसके बारे में आए थे। उसी को ध्यान में रखकर जो 3-4 लोगों के अलग अलग शॉर्टलिस्ट किए गए क्वेश्चन थे, वो सबका मोरल आपको केस स्टडी के माध्यम से समझा के मैंने आपको इस प्रोग्राम में आपके सवालों के जवाब दिए। आगे क्वेश्चन आंसर का सिलसिला रहेगा। आप जो भी नेक्स्ट सैटरडे सुनना चाहते हो, प्लीज़ आप हमारी वेबसाइट पे जो भी क्वेरी फॉर्म है उसमें आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ दीजिए, अपना डिटेल क्वेश्चंस दीजिए और इसी प्रोग्राम के माध्यम से हम आपके सवालों के जवाब देंगे। जो चीज़ कॉन्फिडेंशियल है, जहाँ पे नाम कॉन्फिडेंशियल रखना है, हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे। जहाँ पे आप कहते हो कि आप मेरे नाम के साथ बता सकते हो, तो हम आपके नाम के साथ आपके सवाल के जवाब एवरी सैटरडे, अभी कुछ दिनों तक हम सिर्फ आपको वास्तु से रिलेटेड सही जानकारी इस प्रोग्राम से माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। नमस्ते।